टन टन इंटरवल की घंटी बजते ही मैंने अपने बैग से टिफ़िन निकालकर जैसे ही खोला, आम के अचार की खुशबू पूरे क्लासरूम में बिखर गई। मेरी बेंच से 3 बेंच दूर बैठी पूजा टिफ़िन पर लपकते हुए बोली, यार काव्या, आज तो आलू के पराठे और आम का अचार लाई है ना। सच बोलो यार, आम के अचार का ये स्वाद कहीं नहीं मिलता। वसुधा मिस के हाथों में जादू है। तू कितनी लक्की है यार, तुझे तो कितना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। एक मैं हूँ जिसे रोज़ रोज़ हॉस्टल का सड़ा सा खाना खाना पड़ता है। वसुधा मिस यानी कि मेरी मम्मी जी। मैं नैनीताल के उसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ जहाँ मेरी मम्मी बायोलॉजी की अध्यापिका है। मैं पूजा को चटकारे लेकर आम के अचार के साथ आलू के पराठे के बड़े बड़े कौर खाते हुए देखती रही, मगर उसकी बातें सुनकर मेरी भूख ही खत्म हो गई। लक्की और मैं, यदि मैं लक्की होती तो क्या पापा मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाते। अरे तू भी तो कुछ खा, इंटरवल के बाद केमिस्ट्री की लैब है। तूने असाइनमेंट कर लिया क्या? अच्छा सुन, तू हर्बेरियम फाइल बनाने में मेरी हेल्प कर देगी प्लीज़। तेरी तो मम्मी ही टीचर है, तुझे तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर वैसे ही पूरे नंबर दे देगा। पूजा ही कर कर हंस दी और मेरे भीतर क्रोध की चिंगारी सुलग उठी। जिसे भी देखो बस मम्मी का ही गुणगान करता रहता है। वसुधा मिस ऐसी, वसुधा मिस वैसी, जैसे मम्मी से अलग मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। अब एग्ज़ामिनर मुझे पूरे नंबर भी केवल इसलिए देगा क्योंकि मेरी मम्मी से स्कूल में पढ़ाती है। इसका तो अर्थ ये है कि अब तक जो मुझे हर सब्जेक्ट में इतने अच्छे नंबर मिलते हैं, वे केवल मम्मी की वजह से मिलते हैं। मेरी अपनी मेहनत का कोई क्रेडिट नहीं है। मैंने पूजा से छीनकर अपना टिफ़िन बंद किया और मैं अपने पाँव पटकते हुए हाथ धोने के लिए बाहर चली गई। मेरे क्लासरूम से केमिस्ट्री की लैब का रास्ता स्टाफ रूम के सामने से होकर गुजरता था। मैं अपनी फाइल हाथों में दबाए लैब की ओर बढ़ रही थी कि सामने स्टाफ रूम से निकलती मम्मी से मेरी नज़रें जा टकराई। मम्मी की आंखों में मेरे लिए प्रेम दिख रहा था। उनके चेहरे पर वही मनमोहक मुस्कान थी जिसकी स्कूल की सभी लड़कियां दीवानी थी। मेरे साथ चल रही नीरा ने मुझे कूहनी मारी और मेरे कानों में फुसफुसाते हुए बोली, वसुधा मिस कितनी सुंदर हैं यार, बिल्कुल हीरोइन लगती हैं। कितनी सुंदर साड़ियाँ पहनती है। देखने में 25-30 से ज़्यादा की उम्र तो लगती भी नहीं, लगता ही नहीं कि वे तेरी मम्मी है। सच कहती हूँ यार, मैं तो यदि आदमी होती तो झट से उनसे शादी कर लेती। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला शीशा उंडेल दिया हो। क्या ज़रूरत है मम्मी को इतना बन ठन कर रहने की? मम्मी है तो मम्मी जैसी ही रहनी चाहिए ना। क्यों हीरोइन बनी फिरती हैं? फिर अब तो पापा भी नहीं रहे, किसके लिए मम्मी इतना सजती संवरती हैं? सौरभ के लिए। सौरभ का चेहरा याद आते ही मेरे मुंह का स्वाद कसैला हो आया, जैसे किसी ने मेरे मुंह में कच्ची निम्बोरिया ठूस दी हो। जैसे तैसे केमिस्ट्री की लैब खत्म हुई। मैंने क्लासरूम से अपना बैग लिया और स्टाफ रूम की ओर ना जाकर स्कूल के मेन गेट की ओर चल पड़ी। घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरे कदम ऐसे बोझिल हो रहे थे जैसे उन पर किसी ने भारी भरकम लोहे की जंजीर बांध दी हो। तभी मेरे कानों में पीछे से आती हुई मम्मी की आवाज़ पड़ी, कव्वू रुक, आज तो स्टाफ रूम नहीं आई, मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ नैना ने तुझे गेट की ओर जाते हुए देख लिया था। अकेले क्यों जा रही है बेटा, मेरा वेट करना था ना। मैंने पीछे मुड़कर मम्मी को देखा। चौड़े मैरून बॉर्डर की पीली साड़ी में वे सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। काले बालों की 2 शरारती लटें उनके जूड़े से निकलकर माथे पर अटखेलियाँ कर रही थी। तेज़ कदमों से चलकर आने के कारण उनके गोरे माथे पर पसीने की बूंदें आई थी। उनके कपोल ऐसे रक्तिम हो उठे थे मानो सुबह सवेरे के सिंदूरी गगन ने थोड़ी सी सूरज की धूप मल ली हो।
माथे के बीच लगी बड़ी सी मैरून बिंदी भी अपनी जगह से थोड़ा खिसक गई थी। मैं सोचने लगी, पापा के जाने के बाद भी मम्मी इतनी बड़ी बिंदी क्यों लगाती हैं? क्यों सफ़ेद और हल्के रंगों के स्थान पर चटक रंग पहनती हैं? क्या सौरभ के लिए? क्या मम्मी पापा को बिल्कुल भूल चुकी हैं? इतनी जल्दी वो पापा को कैसे भूल सकती हैं? अभी 3 साल ही तो हुए हैं पापा को गए हुए। मैं और मम्मी दोनों ही बोझिल कदमों से घर की ओर बढ़ रहे थे। देवदार, चीड़ और चिनार के दरख्तों के बीच संकरी घर को जाती पगडंडी शाम ढलने को थी। सूरज नैनी झील में डूब जाने को आतुर था। वातावरण में ठीक वैसी ही गहरी खामोशी पसरी हुई थी जैसे इस समय मेरे और मम्मी के बीच थी। लगता था मेरे मन की उदासी ही फैलकर आसपास के पेड़ों पर किसी अदृश्य चादर की तरह बिछ गई हो। पापा थे तो यही पेड़, यही सूरज, यही पगडंडी सब सदा चहकते रहते थे। मैं अक्सर पापा के साथ इन्हीं संकरे रास्तों पर दौड़ लगाया करती थी और पापा पीछे से आवाज़ लगाया करते थे, संभल कर कबू फिसलन है, कहीं गिर मत जाना। तभी एक छोटे से पत्थर से मुझे ठोकर लगी। मम्मी तुरंत अपनी बाहों का सहारा देकर मुझे गिरते हुए संभलते हुए बोली, कबू थोड़ा ध्यान से चलो। मैंने मम्मी का हाथ परे झटक दिया। मम्मी कुछ नहीं बोली। घर पहुंचकर मैंने अपने कमरे में की चिटकनी लगा ली और फूट फूट कर रो पड़ी। ना जाने क्यों ये ख्याल मेरे मन को खाए जा रहा था कि मम्मी मेरे इतने अच्छे पापा को भूल चुकी है। मेरे आंसुओं के पर्दे को चीरता हुआ पापा का हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों के सामने तैरने लगा। कितने अच्छे थे मेरे पापा, दुनिया के बेस्ट पापा, मेजर आकाश, हैंडसम, बिल्कुल मिल्स एंड बोन के हीरो की तरह। कितने खुश थे हम सब साथ में, पापा, मम्मी और मैं। पापा थे तो हम अक्सर ही आसपास घूमने निकल जाया करते थे, कभी कैंपिंग, कभी ट्रैकिंग, तो कभी यूं ही लॉन्ग ड्राइव पर। पापा हमेशा कहा करते थे, मैं तुझे पूरी दुनिया दिखाऊंगा कबू। नई नई जगह एक्सप्लोर करने में से जितनी नॉलेज आती है उतनी सैकड़ों किताबों पढ़ने से भी नहीं आ पाती। मम्मी भी तो पापा के साथ कितनी खुश थी। आर्मी की पार्टीज़ में अक्सर बेस्ट कपल का अवार्ड भी मम्मी पापा को ही मिला करता। 3 साल पहले ऐसा ही कोई दिन ना था जब कुदरत ने मुझसे मेरे पापा को छीन लिया। चमोली में बादल फटने की प्राकृतिक आपदा के बीच घायलों को बचाते हुए पापा शहीद हो गए। जब पापा का मृत शरीर आया तो पूरे नैनीताल के साथ प्रकृति भी आंसू बहा रही थी। मम्मी तो जैसे पत्थर की मूरत बन गई थी। पड़ोस की एक आंटी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रुलाया। फिर तो वह ऐसे चीख चीख कर रोई कि सभी को उनको संभालना मुश्किल हो गया। आज वही मम्मी इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है, ठहाके लगा कर हंसती है। क्या मम्मी को कभी पापा की याद नहीं आती? और तो और मम्मी अब जीन्स या स्कर्ट जैसे मॉडर्न कपड़े भी पहनती हैं। क्यों उन्हें यंग दिखने का भूत सवार हो गया है? मेरी सारी फ्रेंड्स कहती है, काव्या, वसुधा मिस तो बिल्कुल तेरी बड़ी बहन लगती है, मम्मी जैसी तो लगती ही नहीं। शायद वे सौरभ से प्रेम करने लगी हैं, इसलिए ये सब यंग दिखने का नाटक करती हैं। मैं उनका कोई नाटक सफल नहीं होने दूंगी। मैंने अपने आंसू पोंछे और कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में घुस गई। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर बाथरूम से निकली तो मुझे ड्राइंग रूम से मम्मी और सौरभ की आवाज़ें सुनाई दी। उफ, सौरभ फिर आ गया, पता नहीं क्यों जब देखो मुंह उठाए हमारे घर में चले आते हैं। नैनी झील के सामने ही उनका बड़ा सा घर है। अपने छोटे भाई बहनों को सेटल करने के चक्कर में अभी तक कुंवारे बैठे हैं। इन्हें भी मम्मी के अलावा दूसरी नहीं मिली, तभी जब देखो तब मेरी मम्मी को फुसलाते रहते हैं। मम्मी ने आवाज़ लगाई, कवि देखो बेटा, सौरभ अंकल आए हैं। आई हैव मेड टी एंड चीज़ सैंडविच, कम एंड हैव इट। ये मम्मी भी ना सौरभ के सामने अंग्रेजी झाड़ने लगती है। मैंने सोचा और सीधा सपाट सा चेहरा लिए ड्राइंग रूम में जा पहुंची। सामने सोफे पर सौरभ बैठे थे। मम्मी टेबल पर चाय और सैंडविच की प्लेट रख रही थी। मुझे देखते ही बोली, आ कावू, से हेलो टू सौरभ अंकल। अंकल अंकल कही मेरी जूती, मैंने मन में सोचा और बोली, हेलो मिस्टर सौरभ, हाउ आर यू? कवू, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? से सॉरी टू हिम। सौरभ की उम्र का लिहाज
मम्मी की डांट को बीच में ही काटते हुए सौरभ मुस्कुराई। सो के वसुधा, अरे भाई नई नई जनरेशन है, इनके तौर तरीके अलग है बेटा। कभी छुट्टियों में क्या प्लान्स है? अब तो पूरे 1 महीने का विंटर वैकेशन होने वाला है। समंदर देखने चलोगी? आयरलैंड चलोगी? अब तक मेरे मन की चारदीवारी में बड़ी मुश्किल से सहेजा गया गुस्सा फूट गया, जैसे कोई सुप्त ज्वालामुखी अचानक विकराल रूप धारण कर कई किलोमीटर दूर तक लावा फेंकने लगता है। इस लावे में मेरे मन का क्रोध, रोष, विषाद, बेचैनी सभी घुल मिलकर बाहर आने लगे। मैं चीख पड़ी, हम आपके साथ क्यों जाए? आप हमारे क्या लगते हैं मिस्टर सौरभ? आप मेरे पापा बनने की कोशिश मत कीजिए। मम्मी मेरे पापा को भूल चुकी है, लेकिन मैं नहीं। मेरे पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। ये क्या कह रही है कव्वू? ये तुझसे किसने कहा कि मैं तेरे पापा को भूल गई? मम्मी की आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से आई। झूठ मत बोलो मम्मी, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ कि समझ ना सकूँ, और ना ही अंधी हूँ देख ना सकूँ कि तुम्हारे और मिस्टर सौरभ के बीच में क्या चल रहा है। सजना संवरना, यंग दिखने की चाहत में जीन्स और स्कर्ट पहनना, मिस्टर सौरभ के साथ मिलना जुलना, हंसी मजाक करना, बताओ ये क्या तुम्हें शोभा देता है मम्मी? गुस्से और आवेश में मेरे मन का सारा गुब्बार, सारा मैल बाहर आ रहा था। मैं गुस्से से काँप रही थी। ऊंची आवाज़ में बोलने के कारण मुझे कँपकँपी छूट रही थी। सौरभ ने बीच बचाव करते हुए कहा, शांत हो जाओ कव्वू, क्या अनाप शनाप बोल रही हो बेटा? मम्मी सोफे पर सिर पकड़कर निढाल सी बैठी थी। उनके गोरे कपोलों पर आंसुओं की गंगा जमुना बह रही थी, लेकिन मुझ पर न जाने कैसा फितूर चढ़ गया था। मुझे मम्मी पर तरस नहीं, न जाना कि उनसे घिन सी हो रही थी। और मैं और ज़ोर से चीखी, मैं सब समझती हूँ मम्मी, तुम्हें अपनी फ़िज़िकल नीड्स पूरी करने के लिए एक पुरुष चाहिए, इसलिए तुम मिस्टर सौरभ से शादी करके हमारी फैमिली कंप्लीट करना चाहती हो। लेकिन क्या फैमिली में किसी पुरुष का होना ज़रूरी है मम्मी? क्या मैं तुम एक कंप्लीट फैमिली नहीं हो सकते? तुम मिस्टर सौरभ से शादी करना चाहती हो, कर लो, बट मेरे मरने के बाद ही। मैं ही तुम्हारे रास्ते का कांटा हूँ ना, मैं ही तुम्हारे रास्ते से हट जाती हूँ। कहते हुए मैंने अपनी पूरी ताकत से दीवार पर अपना सिर दे मारा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो डॉक्टर अंकल की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। चिंता की कोई बात नहीं है वसुधा, कव्वू को पैनिक अटैक आया था। टीनेज में अक्सर ऐसा हो जाता है। इस उम्र के बच्चे अधिक भावुक होते हैं, अपने नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं। वे क्या सोच रहे हैं ये जानने के लिए हमेशा उनसे बातें करने की ज़रूरत होती है। प्यार से उससे बातें करो, वो समझ जाएगी। कव्वू के सिर पर जख्म भी गहरा नहीं है, 2-4 दिनों में भर जाएगा। परसों आकर एक बार फिर ड्रेसिंग करा लेना। घर में आया तूफान गुजर चुका था, पीछे छोड़ गया था। घर में पसरा भयंकर सन्नाटा। मम्मी मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर सहलाने लगी। मैं चुपचाप आंखें बंद किए लेटी रही। मम्मी की आंसुओं में डूबी हुई सी आवाज़ से कमरे की निर्वता भंग हुई। सौरभ, अब तुम यहाँ मेरे यहाँ आना छोड़ दो। तुम्हें लेकर कव्वू ने न जाने कितनी गिरह अपने मन में लगा रखी हैं। वो हमारे बारे में न जाने क्या क्या सोचती है। उसे लगता है कि मैं और तुम जानते हो, मैंने हमेशा तुम्हें एक दोस्त के रूप में ही देखा है। तुम जानते हो मैंने आकाश से और केवल आकाश से ही प्यार किया है। वे पिछले 3 सालों से हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो आज भी मेरी सांसों में महकते हैं, मेरे दिल की धड़कन में धड़कते हैं। और कव्वू कहती है कि मैं उन्हें भूल गई। कैसे ऐसा सोच सकती है ये लड़की? कहते कहते मम्मी फूट फूट कर रो पड़ी। मेरा मन हुआ कि मेरे हाथों को सहलाता मम्मी का हाथ अपनी हथेलियों में जकड़ लूं, लेकिन मैं चुपचाप लेटी रही। अपने आप को संभालो वसुधा, मैं जानता हूँ कि तुम और आकाश एक दूसरे के लिए ही बने थे। तुम भी मेरे लिए एक दोस्त हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यह बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम कहती हो कि कव्वू ने अपने मन में गिरहें बांध रखी है। तुम ये बताओ कि तुमने उसके मन की गिरहें खोलने के लिए क्या किया? किशोरावस्था में बच्चों से ढेर सारी बातें करने की ज़रूरत होती है। ये बात मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ कि तुम कव्वू से बात करो। सौरभ का गंभीर स्वर कमरे में गूंज रहा था। हाँ, ये गलती तो हुई है मुझसे। दरअसल मैं अपने दुखों का इलाज करने में इतनी व्यस्त हो गई कि मैं कवि के मन को पढ़ना ही भूल गई।
आकाश को मेरी मुस्कुराहट से बहुत लगाव था। वे हमेशा कहते कि वसु, मुझे कभी दुखी होकर याद मत करना। उन्हें चटक रंगों से बहुत प्यार था। जानते हो सौरभ, जब हम शॉपिंग पर जाते, यदि मैं हल्के रंग की साड़ी पसंद करने लगूं तो वो टोक देते थे, यार वसु, ये धूसा रंग नहीं, तुम पर चटक चमकीले रंग फफते हैं। मैं तो अभी भी वैसी ही रहना चाहती हूँ जैसा आकाश चाहते थे कि मैं रहूँ। ये कवो ना जाने क्या क्या सोच बैठी है अब। इसीलिए मैं चाह रहा था कि जाड़े की छुट्टियों में अंडमान निकोबार की ट्रिप प्लान की जाए। कव्वू को भी थोड़ा चेंज मिल जाएगा। पिछले 3 सालों से तुम लोग नैनीताल के बाहर निकले भी नहीं हो। कव्वू अभी छोटी है, उसे दुनिया एक्सप्लोर करनी चाहिए। पहाड़, समंदर, नदी, रेगिस्तान, जंगल, हिस्टोरिकल प्लेसेस, सब कुछ देखना चाहिए। पर्यटन से इंसान को जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज आती है उतनी सैकड़ों किताबें पढ़ने से नहीं। अरे ये क्या कह दिया सौरभ ने, मेरे पापा वाला डायलॉग। मैंने धीरे से आंखें खोली और बुदबुदाई, आई एम सॉरी मम्मी, हम अंडमान कब चल रहे हैं? सौरभ अंकल,